हेलो एवरीवन, द फंडामेंटल बाबा चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा। ओके, तो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें आने के इक्विलिब्रियम में टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन के बारे में डिटेल जानकारी, टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेट क्या होता है, ये सब कुछ हम टाइट्रेशन रिडॉक्स वाले टॉपिक में जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि मिलिक्विडेंट कैसे सेम करना है, क्या करना है। ठीक है, यहाँ हम सिंपल ऐसे पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में कि एक सोल्यूशन होगा, उस वो एसिड गिवन होगा, हम बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ऐड करेंगे, या फिर बेस गिवन होगा, एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ऐड करेंगे, और एक एंड पॉइंट अचीव होगा। एंड पॉइंट कह लो या इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट उसे कहते हैं जिस पॉइंट पर एसिड का और बेस के मिले इक्विवेलेंट सेम हो जाए, उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट की सारी कहानी हम रेडॉक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिंपल हम एसिड बेस के बारे में टाइट्रेशन पढ़ेंगे। एक्चुअल में जब हमारे पास एसिड सोल्यूशन है तो जैसे जैसे हम उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप करके बेस मिला रहे हैं तो पीएच चेंज कैसे होगा, उतना सा पार्ट हम इसमें सिर्फ पढ़ेंगे। बाकी इक्विवेलेंट सेम करने वाली कहानी और बाकी सब चीज़ें हम वो रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा आता है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स वो होते हैं बेसिकली जनरली ये वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, ठीक है, जिनको सोल्यूशन में हम मिला देते हैं पहले से 2-3 ड्रॉप करके। देखो बेसिकली टाइट्रेशन का सेटअप कुछ इस टाइप का होता है कि एक ब्यूरेट होता है, नीचे एक फ्लास्क होता है, इसमें हमने लिक्विड फिल कर रखा होता है, यहाँ से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप करके इसको ऐड कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने एक वॉल लगा रखा होता है जिससे हमारा इसमें से सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ऐड कर रहे होते हैं। हमने इसमें क्या करते हैं कि एक पहले से इंडिकेटर मिला देते हैं 1-2 ड्रॉप करके। वो इंडिकेटर बेसिकली बताता क्या है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस हो गया, मतलब कब हमारा एंड पॉइंट अचीव हो गया है उसके बारे में इंडिकेटर हमें बताता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें हाथ डाल के जीभ डाल के कुछ कैसे भी चेक नहीं करेंगे ना। तो एक हमारे पास इंडिकेटर होना चाहिए जिससे हमें अपने आप पता चल जाए कि अच्छा हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। हाँ, ऑल्दो आप आधा ml, 0.5 ml, 1 ml का ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली हम इसको एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिकेटर्स की डेफिनेशन क्या है कि सब्सटेंस विच इंडिकेट्स द एंड पॉइंट, अब एंड पॉइंट कह रहे हो चाहे इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन बाय चेंजिंग देयर कलर। दे आर जनरली either weak acid or weak organic bases having characteristic different colors in the ionized and unionized form। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक इंडिकेटर है HIN, ये डिसोशिएट किस में होता है H प्लस और साथ में IN माइनस। मान लो जब इंडिकेटर इस फॉर्म में है, मतलब अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, तो इसका कलर मान लो C1 है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। और जिस केस में आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा उस केस में इसका कलर क्या है, C2 है। ठीक, अब इस ऑब्वियस सी बात है ये वीक एसिड है तो इसके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइन होगा Ka, तो उसको हम बेसिकली क्या लिखते हैं, KIN लिख देते हैं। ठीक है, अब KIN की इक्वेशन लिखेंगे तो ये क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HIN। अब एक चीज समझिएगा, हमने इतने ढेर सारे सॉल्यूशन में सिर्फ 1-2 ड्रॉप केवल इंडिकेटर मिला के रखना है, अदरवाइज सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा ये। उतना 1-2 ड्रॉप हमारे लिए सफिशिएंट होता है। तो अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या तो कम होगा या ज्यादा होगा। तो जो यहाँ पर H प्लस आता है ये बेसिकली हम सॉल्यूशन का कंसीडर करते हैं, न कि इंडिकेटर का कंसीडर करते हैं। तो ये रीजन, ये कॉमन एंड इफेक्ट वाले से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं कि जो भी यहाँ H प्लस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, सॉल्यूशन की वजह से आएगा। अब देखो डोमिनेट किसकी वजह से कर रहा है, सॉल्यूशन की वजह से, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड भी किसकी वजह से जाएगी, इसके कंसंट्रेशन की वजह से। देखो अगर हम H प्लस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे जैसे इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा हमें कलर कौन सा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, C1 वाला। अब मान लो H प्लस की कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक कर रहे हो ज्यादा, तो ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होना स्टार्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और आपको कलर कौन सा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, C2 वाला। तो इस टाइप से इंडिकेटर हमारा काम करता है। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन का अगर हमें pH निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू KIN मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ HIN
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ In माइनस। तो माइनस ऑफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 KIN मल्टीप्लाइड बाई HIN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ In माइनस। अब इस लॉग को सॉल्व करते हैं। ये pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 KIN माइनस ऑफ लॉग बेस 10 HIN डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ In माइनस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं pH इक्वल टू PKIN प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ In माइनस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HIN। तो देखो बफर जैसा एग्जैक्ट फॉर्मूला बन गया कि pH इक्वल टू PKA प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो इस टाइप से इस फॉर्मूले को आप याद रखना। pH का फॉर्मूला क्या आता है, PKIN प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ In माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HIN। अब देखो कलर ऑब्जर्वेशन हम किस टाइप से करते हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि जब कंसंट्रेशन ऑफ In माइनस ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑफ HIN हो जाएगा तो हमें एग्जैक्टली कलर कौन सा मिलेगा, आयोनाइज्ड वाला कलर मिलेगा, इसका मतलब C2 कलर ऑब्जर्व होगा। तो हम ये क्या लेके चल रहे हैं कि जब In माइनस की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो जाएगी तो डोमिनेट कौन सा आयन करेगा, In माइनस यानी आयोनाइज्ड फॉर्म वाला। तो सोल्यूशन में कलर कौन सा मिलेगा, C2 वाला। और जब कंसंट्रेशन ऑफ HIN अगर 10 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ In माइनस हो गया, उस केस में कलर कौन सा मिलेगा, अनआयोनाइज्ड वाला, इसका मतलब C1 वाला। तो देखो सेम इसमें भी बफर की तरह एक रेंज चलता है। तो इसमें भी रेंज क्या चलेगा, pH PKIN प्लस 1 और pH PKIN माइनस 1। ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ pH की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और इधर pH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो pH की वैल्यू जब कम होगी इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा है। pH की वैल्यू जब कम होगी इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा है इसका मतलब रिएक्शन बैक साइड में गई है। यानी इस केस में कलर कौन सा मिलेगा, आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड वाला, यानी C1 कलर मिलेगा। और इस केस में कलर कौन सा मिलेगा, आयोनाइज्ड वाला, दैट इज कलर आपको कौन सा ऑब्जर्व होगा, C2 वाला। अब आपके मन में डाउट होगा फिर सर PKIN माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में भी तो दो वैल्यू का रेंज चलेगा। मान लो PKIN आपके पास 8 आ गया, ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग 7 से 9 के, तो 7 से पहले मान लो कलर कुछ और मिला, मान लो रेड मिल गया, 9 के बाद कलर हमको मान लो येलो मिल गया। तो इसके बीच में क्या होगा, तो बेटा इसके बीच में हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में हम कमेंट नहीं करते हैं कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। उस हिसाब से हम डिफरेंट इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे कि जो इंडिकेटर हमारे काम का होगा। ठीक है, 7 से पहले रेड कलर, 9 के बाद येलो कलर। तो हम ऐसी रिएक्शंस को ऐसी रिएक्शन में इस इंडिकेटर को नहीं यूज करेंगे जिसका इक्विवेलेंस पॉइंट 8 के आसपास आ रहा हो। चलिए, अब हमारे पास 2-3 टाइप के कॉमन इंडिकेटर है जो आपको, जिनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मिथाइल ऑरेंज का। इसकी वैल्यू बेटा आपको याद रखना है कि किस pH रेंज के लिए काम करता है। मिथाइल ऑरेंज, इसको शॉर्ट में ऐसे MEOH लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। और 3.1 से लेके 4.4 के बीच होता है। 4.4 के बाद इसका कलर येलो होता है और 3.1 से इसका पहले कलर रेड होता है। दूसरा आपको जो याद रखना है दैट इज फिनोफ्थलीन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोफ्थलीन का तो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। इसको सिंपल HPH लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी रेंज होती है 8 से 10 के बीच में। 10 के बाद ये पिंक कलर का होता है और 8 से पहले ये कलरलेस होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कभी बाई चांस मिल जाए 12 के बाद ये फिर से वापस कलरलेस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी अपने काम का नहीं है। एक दो और है जो यूज होते हैं, हालांकि पूछे नहीं जाते हैं ज़्यादा। एक है हमारे पास ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ठीक है, इसकी रेंज होती है 6.2 से लेकर के 7.6 के बीच में। 7.6 के बाद इसका कलर होता है ब्लू और 6.2 से पहले इसका कलर होता है येलो। और दूसरा हमारे पास एक मिथाइल रेड, इसका 4.4 से लेकर के 6.2 के बीच में रेंज होता है। 6.2 के बाद इसका कलर होता है येलो
और उसके पहले इसका कलर होता है रेड। तो ये कुछ इंडिकेटर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन है। ठीक है, अब कुछ हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम एक ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन में क्या है कि हमारे पास एक HCl का सॉल्यूशन नोन है, ठीक है, इसमें हम NaOH अपनी तरफ से ड्रॉप बाई ड्रॉप करके इसमें ऐड कर रहे हैं। तो हम ग्राफ बेसिकली बनाएंगे pH वर्सेस जिसको हम ऐड कर रहे हैं। तो इस एक्सिस पे pH है और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब कुछ नहीं था, जब हमने NaOH बिल्कुल ऐड नहीं किया था, उस टाइम पर pH कितना था अपने पास 1 के बराबर, तो हमने 1 को मार्क आउट कर लिया। अब जैसे जैसे हम वॉल्यूम ऑफ NaOH देखो ऐड कर रहे हैं, pH धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, pH धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब मान लो जैसे 30 ml तक पहुंचा था, यहाँ 1.84। अब देखो पहले 10 ml हमने ऐड किया था, कितने का चेंज हुआ था, 0.22 का, फिर कितने का चेंज हुआ, 0.26 का, उसके बाद फिर कितने का चेंज हुआ है, ऑलमोस्ट 48 0.36 का, उसके बाद देखो ऑलमोस्ट 1.06 का चेंज हो गया है, यहाँ पे फिर देखो 1 के आसपास का चेंज है, फिर और आगे जाके देखो तो यहाँ पे सीधा ही 4 से कितना हो गया, 7 हो गया, 3.10, और यहाँ 7 से सीधा कितना हो गया, 11.1, 4.1 का चेंज है। लेकिन वॉल्यूम में चेंज देखो कितना क्या है, 39 से 39.9 किया है, उस केस में ही 1 का चेंज हो गया। यहाँ 9 ml किया था तो 1 का चेंज था। अब देखो 39 से हम जैसे 39.9 से 40 ml पहुंचे हैं, ये वॉल्यूम ऑफ NaOH ml में है। जैसे ही हम 39.9 से 40 ml पहुंचे हैं, देखो 3 का इंक्रीमेंट है अचानक से, और फिर जैसे 1 ml और बढ़ाया तो 11.1 का है। इसका मतलब इस रेंज में अचानक से pH इंक्रीज किया है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम 39 के आसपास पहुंचे हैं, ये 39 ml वाला पॉइंट है, उसके बाद फिर 41 पे आप पहुंच जाओ, यहाँ पे वैल्यू 12.05 है, उसके बाद आप सीधा 41 ml पे पहुंच जाते, देखो गैप हमें बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो उस बहुत कम गैप में एक हमको शार्प इंक्रीमेंट मिलेगा, तो ये शार्प इंक्रीमेंट ऐसे कुछ मिला। ठीक है, उसके बाद फिर देखो वापस से आपने 10 ml ऐड किया तो चेंज कितने का है, सिर्फ 0.25 का। इसका मतलब फिर भी pH चेंज होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके चेंज होगा। यानी अब इसको एग्जैक्टली जब आप ग्राफ बनाओगे तो रफली आपको पेपर में कुछ ऐसा ग्राफ बना के देगा कि pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड का ऐसा, फिर एक स्ट्रेट लाइन और फिर ऐसे। ठीक है, अब इसमें बीच में मिड पॉइंट पर कहीं इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। वो कहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, तो जहां पर HCl और NaOH कंप्लीट रिएक्ट कर जाए, तो वो देखो कौन सा पॉइंट है, ये वाला। यानी इक्विवेलेंस पॉइंट पर pH की वैल्यू कितनी है, 7। ये हमारा पॉइंट है, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक, अब इसके लिए इंडिकेटर सेलेक्ट करना आना चाहिए। आई थिंक ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, आपको ग्राफ इसी फॉर्म में याद रखना है। ओके, अब आपको इंडिकेटर सेलेक्ट करना आना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर इस ऑब्जर्वेशन के लिए बेस्ट होगा। तो 2 इंडिकेटर हम सिर्फ कंपेयर करेंगे, एक मिथाइल ऑरेंज और एक HPH। क्या दोनों इंडिकेटर इसमें यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो समझना कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है। देखिए 39 पर कलर क्या pH कितना है, 2.90। तो 39 पर pH हमारे पास है 2.90। तो सबसे पहले आप मिथाइल ऑरेंज का रेंज लिख लो। मिथाइल ऑरेंज का हमने रेंज क्या लिखा था, 3.2 से लेकर के 4.4 तक, और HPH का रेंज हमने क्या लिखा था, 8 से लेकर के 10 के बीच में। ठीक है, अब समझते हैं कि इंडिकेटर काम कैसे करता है और सेलेक्ट कैसे करना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो देखो 39 पर pH कितना है, 2.90, 39.9 पर कितना है, 3.90। तो अगर मैं कंसीडर करूं कि 39 के आसपास हमारे पास कलर क्या रहा होगा, तो वो 3.2 से पहले वाला कलर रहा होगा। 3.2 से पहले हमारे पास कलर क्या था, रेड। अब देखो जैसे ही 39 से हम 1 ml मिला के 40 पहुंचे, या फिर ऐसे कह लो 2 ml मिला के 41, मतलब हमने एक ड्रॉप मिलाया, एक ड्रॉप में ऑलमोस्ट 1 से 2 ml हो जाएगा। जैसे ही हमने 1-2 ड्रॉप मिलाया, ये pH अचानक से भग करके कहां पहुंच गया है, 11 पर, 11.1 पर। हम यहाँ पे किस पॉइंट पे थे, अगर इसको मैं 39 ml को लाइन को लूं, तो यहाँ पे हम थे 2.90 पर। यानी pH सीधा 2.90 से कहां पे चला गया, 11.1 पे। अब समझना इसी बीच में इक्विवेलेंस पॉइंट हमको मिल गया है। तो हमें एक ऐसा इंडिकेटर लेना होता है
जिसका इसके बाद कलर डिफरेंट हो और इसके पहले कलर डिफरेंट हो, क्योंकि ये तो शार्प इंक्रीज है ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम नहीं पकड़ सकते हैं। तो हम क्या लेते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं और इस पॉइंट को लेते हैं। इस पॉइंट से पहले कलर कुछ और होना चाहिए और इस पॉइंट के बाद कलर कुछ और होना चाहिए। तो देखो मिथाइल ऑरेंज में ऐसा है, तो इस पॉइंट से पहले यानी इस पॉइंट पर पीएच कितना है 2.90 के आसपास, इस पॉइंट से पहले कितना कलर, क्या कलर है, रेड। और 11.7, तो देखो 4.4 क्रॉस कर लिया, इसके बाद हमें कलर क्या मिलेगा, येलो, ठीक है। तो यानी इस शार्प इंक्रीज में इसका मिथाइल ऑरेंज अगर हमने यूज किया होगा तो कलर चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक ये पहला पॉइंट समझ में आ गया कि मिथाइल ऑरेंज इसके लिए हम इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। अब फिनोफ्थलीन का देखते हैं। फिनोफ्थलीन क्या है, 8 से 10 के बीच में पीएच रेंज चेंज दिखा रहा है। तो फिनोफ्थलीन के लिए समझते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट से पहले डिफरेंट कलर चाहिए, ठीक है। फिनोफ्थलीन 8 से पहले क्या रहता है, कलरलेस रहता है, 10 के बाद क्या रहता है, पिंक रहता है। तो ये 2.90 8 से पहले ही तो है, तो 8 से पहले हमें क्या दिखाएगा, कलरलेस। और ये दूसरा वाला जो टर्मिनल पॉइंट है इस पे पीएच कितना है 11.1, तो यानी 10 के बाद पहुंच गया वो अचानक से, तो यहां पे कलर हमको क्या मिल जाएगा, पिंक। तो हमें मिल गया ना कि कलर चेंज की, जहां से इक्विवेलेंस पॉइंट जो ये शार्प वाली इंक्रीमेंट है बेटा, इसमें हमको कलर चेंज मिल जाना चाहिए, कि मतलब इसको जब ये स्टार्ट हुआ और जिस एंड हुआ, दोनों पॉइंट से पहले और एक पॉइंट के बाद कलर हमारा डिफरेंट होना चाहिए। तो ये 2.9 से पहले कलर क्या है, कलरलेस, और 11 के बाद कलर क्या है, पिंक। इसका मतलब इसके लिए फिनोफ्थलीन इंडिकेटर भी सुटेबल है। अब आप अपने मन से वीडियो पॉज करना, अब चेक करना मिथाइल ब्रोमोथाइमोल ब्लू के ब्रोमोथाइमोल ब्लू इस रिएक्शन के लिए या इस टाइट्रेशन के लिए बढ़िया इंडिकेटर है या नहीं है, ठीक है। अब दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम कैलकुलेशन खुद करेंगे अपने मन से, ठीक है, कि क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। तो हमने लिया CH3CWH और वर्सेस NaOH, मतलब NaOH हम ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ऐड करेंगे। तो समझिएगा हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने NaOH नहीं ऐड किया था उस पॉइंट पर पीएच की वैल्यू क्या आएगी, तो इसका मान लीजिए pKa की वैल्यू 4.74 दे रखी है। तो इसके लिए अगर हम pH निकालेंगे तो pH की वैल्यू 0.2 मोलर कंसंट्रेशन में है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ pKa माइनस लॉग बेस 10C। तो मैंने अल्फा चेक नहीं किया, एज्यूम कर लिया कि ठीक है हमारा 1% से कम ही रहा होगा। तो 1/2 pKa 4.74 और कंसंट्रेशन हमको दे रखी है 0.2 मोलर। इसके अकॉर्डिंग इसे वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा -0.7 के बराबर, सॉरी प्लस 0.7 के बराबर, यानी 1/2 4.74 प्लस यानी 5.44, यानी 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2.72 के बराबर पीएच आ गई। ठीक है, चलिए, यानी जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया है उस पॉइंट पर, यानी यहाँ हम टेबल बना लेते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है, और स्टार्ट किया तो हमने 0 ml मिलाया, वहाँ पर pH कितना था 2.72। तो पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा सेकंड हम लेते हैं कि मान लो हमने 10 ml NaOH ऐड कर दिया। अब रिएक्शन कराओ, CH3CWH रिएक्ट विथ NaOH और रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, CH3CW माइनस Na प्लस और साथ में H2। तो 50 × 0.2 यानी 10 मिलीमोल है, और NaOH हमने 10 ml ऐड किया तो 5 मिलीमोल बन गया। तो रिएक्शन हुई तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 मिलीमोल। NaOH हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, कंज्यूम हो गया, ये कितना बना 5 मिलीमोल। तो देखो अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें CH3CWH और साथ में CH3CW माइनस दोनों के दोनों है। तो ये सोल्यूशन कैसा हो गया, बफर। तो यानी NaOH स्टार्टिंग में मान लो जैसे हमने 10 ml लिया था, तो जब 1 ml भी आपने लिया होगा तब भी क्या बना होगा, बफर। 2 ml में भी बफर, 3 में भी बफर, 5 में भी बफर, 10 ml में भी बफर। तो यहाँ बफर सोल्यूशन बना, तो बफर सोल्यूशन के लिए पीएच का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन सेम है 5/5, तो ये कितना हो गया 0, यानी पीएच कितना गया 4.74। तो जब आपने 10 ml मिलाया उस टाइम पे पीएच कितना था 4.74। अब मान लो आपने 15 ml मिला दिया, तो CH3CWH की कंसंट्रेशन कितनी है, सॉरी मिलीमोल्स कितने हैं 10,
और NaOH के मिलीमोल्स कितने हो गए 7.5, रिएक्शन हुई CH3COO Na+, ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसको ख़त्म कर दिया, ये कितना बचा 2.5 मिलीमोल, तो हमारे पास ये कितना बना 7.5 मिलीमोल। अभी भी देखो सोल्यूशन क्या है, बफर है, तो इसका फिर से pH निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, pH इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो लॉग बेस 10 7.5 अपॉन 2.5 3 टाइम्स यानी 4.74 प्लस 0.48, तो 74 और 8 82 40, तो 5.22, यानी जब आपने 15 ml इसमें मिलाया तो कितना बनेगा 5.22। तो यहाँ से देखो ये क्या चल रहा है, बफर चल रहा है अभी, ठीक है। अब इक्विवेलेंस पॉइंट पर देखते हैं, मतलब अगर मैंने मान लो 20 ml मिला दिया तो 15 ml NaOH, सॉरी CH3COOH कितना हमें लिया है 10 मिलीमोल है, और अगर मैंने 20 ml NaOH मिला लिया तो NaOH का अमाउंट कितना हो जाएगा, ये भी 10 मिलीमोल हो जाएगा। तो रिएक्शन अगर आप कराओगे तो ये भी कंप्लीट कंज्यूम हो गया, ये भी कंप्लीट कंज्यूम हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या मिला CH3COO Na+ कितना 10 मिलीमोल। अब यहाँ pH निकालोगे तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, सॉल्ट बचा है, तो यानी एट इक्विवेलेंस पॉइंट pH अगर आप निकालोगे तो वो कितना आएगा 7 प्लस 1/2 pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ C, तो 7 प्लस 1/2 pKa कितना 4.74 लॉग बेस 10, और कंसंट्रेशन रखना है, ये ध्यान रखना है मिलीमोल है, तो 10 मिलीमोल डिवाइड बाई वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, तो 50 ये पहले से है, वापस से क्वेश्चन में देखो पलट करके, तो हमारे पास CH3COOH के पहले से वॉल्यूम कितना दे रखा है 50 ml, और NaOH हमने कितना मिला लिया वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो NaOH हमने मिला लिया 20 ml, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 70 ml हो गया, तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे 70। तो ये कंसंट्रेशन निकालते हो तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, 0 से 0 कैंसिल, तो 7 प्लस 1/2 4.74 माइनस लॉग बेस 10 7, तो लॉग बेस 10 7 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.85, तो 7 प्लस 1/2 4.74 माइनस 0.85, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 74 और 11 85, यानी 7 प्लस 1/2, इसमें से 4 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा 3.89, 2 से कैंसिल करो 1.945, तो आपके पास क्या आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 8.945 के आसपास। चलो अब एक और लास्ट एक और लिख लेते हैं टेबल बनाने के लिए, कि अगर मान लो NaOH हमने 20 ml की जगह कितना ले लिया 25 ml ले लिया, ठीक है, तो CH3COOH अपने पास कितना है 10 मिलीमोल है, NaOH कितना हो जाएगा फिर 25 इंटू 0.5 यानी 12.5 मिलीमोल हो गया, तो रिएक्शन भी क्या बना CH3COO Na+, इस केस में ये लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया, ये कितना बचा 2.5 मिलीमोल, और हमारे पास ये कितना बचा 10 मिलीमोल बना। तो देखो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन में बचेगा तो हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला सिगुफा नहीं लगाना है, हम सिंपल NaOH के हिसाब से pH निकालेंगे। तो NaOH की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो हमने NaOH लिया है 25 ml, यानी मिलीमोल कितने हैं 2.5, 50 ml CH3COOH पहले से था और 25 ml लिए, तो टोटल कितना होगा 75, ये हटाया कैंसिल किया तो कितना आया हमारे पास 1/30। तो POH अगर आप निकालोगे, क्योंकि ये आपको NaOH दे रखा है, तो POH माइनस ऑफ लॉग बेस 10 1/30, यानी प्लस ऑफ लॉग बेस 10 30, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आपके पास आएगा 1.48, यानी pH की वैल्यू कितनी आएगी 14 माइनस 1.48, दैट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 12.52। अब इससे ग्राफ बनाते हैं इनकी वैल्यूज़ को लिख करके, तो हमने कितना लिया था यहाँ पे 20 ml लिया था, उस केस में हमारे पास pH कितना आ गया था 9 के समथिंग, और 25 पे pH कितना आ गया था 12.5 के समथिंग, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 9 और 25 पे लिख लेते हैं 12.5। तो देखो यहाँ पे देखो कितना ड्रास्टिक इंक्रीमेंट है। अब इसको समझते हैं कि ग्राफ में कैसे बनेगा और इंडिकेटर हमें कैसे सेलेक्ट करना है। तो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का बनता है कि ये जैसे यहाँ pH है और इधर वॉल्यूम ऑफ NaOH जो भी हमने ऐड किया है,
किस में यूनिट है, ml में। ओके, तो जैसे जैसे हम NaOH ऐड करते जाएंगे तब पहले सॉल्यूशन क्या बनेगा, बफर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो pH की वैल्यू सबसे शुरू में कितनी है, तो pH की वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में है 2.72, फिर 4.74, फिर 5.22, फिर 9। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 2.72 से। अब किसकी तरह काम कर रहा है, बफर की तरह। तो बफर pH चेंज का अपोज करता है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ऐसे चलेगा। और फिर मतलब बढ़ेगा तो pH, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद फिर एक थोड़ा सा इंक्रीमेंट होना से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दोनों कर्व समझ लेना, इसमें दो टाइप के कर्व एक साथ कंबाइन चल रहे हैं। बफर ही पूरा चल रहा है, लेकिन शुरू में अपोज अच्छा करता है, बाद में धीरे धीरे बफर खराब हो गया तो अपोज करना थोड़ा सा कम कर देगा या खराब तरीके से अपोज करेगा। फिर आपको अचानक से एक ड्रास्टिक इंक्रीमेंट मिलेगा, और फिर सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस बच रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वाले का ऐसा बनेगा। इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा किस pH पे आया था, 9 पर आया था। ये हमारा क्या था, इक्विवेलेंस पॉइंट था। तो मैं बिल्कुल क्लोज वाली वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं सिंपल जो मैंने डाटा लिया उसी के हिसाब से कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ। 5.7 के समथिंग था, इधर 12.5 के आसपास था। ठीक है, हालांकि थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट हो सकता है, बट ठीक है, हमें जो अपने काम का डिस्कशन है वो समझना। अब इसमें अगर मैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ले लूँ, तो रेंज क्या है, 3.2 से लेके 4.4 के पास। 3.2 से पहले रेड कलर और 4.4 के बाद येलो कलर। ठीक है, अब देखो इसके लिए सही होगा कि नहीं होगा। जब यहाँ कहीं 3.2 अपने को मिलेगा pH, तो ये रेड कलर क्या शो कर रहा होगा, रेड। और इधर ही कहीं अपने को मिल जाएगा 4.4, ये कलर क्या शो करेगा, येलो। तो क्या हम इक्विवेलेंस पॉइंट वाली इस ड्रास्टिक इंक्रीमेंट वाली लाइन पर पहुंचे, तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमारी बाउंड्री कंडीशन ये और ये रहेगी, हमेशा ध्यान रखना। 5.72 से पहले कलर कुछ और 12.5 से पहले कुछ और होना चाहिए। इसका मतलब इस केस में हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। अब लेते हैं फिनोफ्थलीन यूज करने का। तो हमने क्या पढ़ा कि 8 से 10 से पहले की कहानी होती है इसमें। 8 से पहले ये कलरलेस होता है, और 10 के बाद ये पिंक कलर होता है। देखते हैं, 5.72 है, तो 5.72 से पहले कौन सी कहानी चलेगी, 8 से पहले वाली यानी कलरलेस। और इधर कौन सी कहानी बाउंड्री वाली, 12.52, तो इसके बाद कलर क्या मिलेगा, पिंक। यानी इसके लिए HPH यानी फिनोफ्थलीन इंडिकेटर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप अगेन फिर से इस पॉइंट को ध्यान रखना, यही दोनों पॉइंट होते हैं। ठीक है, जिससे आपको आइडेंटिफाई करके बताना होता है कि कौन सा इंडिकेटर अच्छा है, कौन सा इंडिकेटर खराब है इसके लिए। तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर बढ़िया है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इसके लिए खराब है। चलिए, अब एक और हम लेते हैं, लेकिन ये हमारा रहेगा थोड़ा, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपका इतना काम हो गया, अब आपको इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, IIT वाले हो तो एक और ग्राफ बनता है, वो इस टाइप का बनता है कि आपने मान लो वीक एसिड के साथ वीक बेस मिला करके टाइट्रेशन कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में ग्राफ क्या चलता है कि हर टाइम पर एक बफर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ मान लो हमने एसिड लिया है और उसमें बेस ऐड कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर बेस लिया होगा एसिड ऐड कर रहे होंगे तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, और एसिड लिया है और बेस ऐड कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि pH की डायरेक्शन उल्टी चलती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बेस और एसिड लेकर के भी एक एग्जांपल समझा देता हूँ। pH है, यहाँ मान लो मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ NH4OH एडेड। तो इसमें क्या चलेगा, सिंपल बफर वाली कहानी चलेगी। सिंपल बफर हमने डिस्कस किया था कि सॉल्ट वाले टाइप से होता है। सॉल्ट किसका, वीक एसिड प्लस वीक बेस वाले सॉल्ट टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये कुछ ग्राफ ऐसा चलता है कि हर टाइम पे बफर जैसा कुछ चलेगा। ठीक है, फिर आप वीक एसिड ऐड कर दोगे, तो मान लो रिएक्शन हुआ, एसिड में आप बेस ऐड कर रहे थे, तो सब कुछ किस में कन्वर्ट हो गया, CH3CONH4 में। इक्विवेलेंस पॉइंट मिल गया, तो मान लो यहाँ पे कहीं इक्विवेलेंस पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये इक्विवेलेंस पॉइंट मिल गया। अब इसके लिए pH क्या होगा वो अभी देखते हैं क्या निकलेगा। फिर इसके बाद आप और अभी वीक बेस ऐड करे जा रहे, तो वैसे ही आलसी है, वीक बेस खुद ही डिसोशिएट नहीं होना चाहता, तो फिर आपको फिर वापस ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये ड्रास्टिक चेंज आपको नहीं मिलता। अब इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब ये इसका इक्विवेलेंस पॉइंट निकालना है ना, तो वीक एसिड प्लस वीक बेस के सॉल्ट के pH का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, 7 + 1/2 pKa - pKb। अब बताओ pH कैसे बताओगे कि आप 7 से ज़्यादा आया या 7 से कम आया, तो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा,
पीके की वैल्यू के ऊपर और पीकेबी की वैल्यू के ऊपर। तो पीके की वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो 7 से ज़्यादा पीएच आएगा, पीके की वैल्यू कम हुई, पीकेबी ज़्यादा हुआ तो 7 से कम पीएच पे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। बट ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, तो इसके लिए कोई भी इंडिकेटर सही नहीं होता, सब फालतू होते हैं इसके लिए। अब आते हैं हम पॉलीप्रोटिक एसिड के ग्राफ पर। चलिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है H3PO4 वर्सेस NaOH। मतलब हम एक वीक पॉलीप्रोटिक एसिड ले रहे हैं और साथ में हम क्या ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। अब H3PO4 को जब आप डिसोशिएट करोगे तो 1/1 डिसोशिएशन होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिड डिसोशिएशन कांस्टेंट होता है पहले वाले H+ का यानी Ka1 का। उसके बाद फिर नंबर आता है Ka2 का, यानी यहाँ से अब क्या बनेगा HPO4 2 माइनस Ka2 के लिए। और फिर लास्ट में नंबर आता है Ka3 का, ये किस में कन्वर्ट हो गया H+ साथ में PO4 3 माइनस। इसका मतलब ये है कि जब आप NaOH मिलाओगे, ठीक है, तो सारा का सारा NaOH पहले H3PO4 के फर्स्ट H+ के साथ रिएक्ट करेगा। इसका मतलब जैसे मान लो आपने H3PO4 लिया 5 मिलीमोल, ठीक है, और आपने इसमें NaOH मिला दिया 3 मिलीमोल, तो रिएक्शन क्या होगी कि ये कन्वर्ट किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ NaH2PO4 में कन्वर्ट होगा, साथ में H2O। अब दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये, तो ये कितना बचा रह जाएगा, 2 मिलीमोल बचा रह जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 3 मिलीमोल NaH2PO4। दूसरे और तीसरे H+ को आपको टच भी नहीं करना है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लो, अगर मान लो NaOH ज़्यादा हो जाए, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने H3PO4 लिया, आपने इसमें NaOH मिलाया, ये हमने लिया था 5 मिलीमोल और ये आपने ले लिया मान लो 12 मिलीमोल, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझ लेना, रिएक्शन आपको कैसे करानी है, पूरा ग्राफ इसी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन दोनों रिएक्शन में अगर पहले स्टेप की रिएक्शन देखें तो क्या बनेगा, NaH2PO4 साथ में H2O। ये 5 मिलीमोल लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया, ये 12 में से 5 के कितना बच जाएगा, 7 मिलीमोल, और NaH2PO4 कितना मिल जाएगा अपने को, 5 मिलीमोल। अब जो बचा हुआ NaOH है ये इसके अगले H+ के साथ रिएक्ट करेगा, यानी आप क्या लिखोगे, NaH2PO4 साथ में NaOH, ये हमारे पास कितना है 5 मिलीमोल, NaOH हमारे पास कितना है 7 मिलीमोल। अब दूसरे वाले H+ के साथ रिएक्शन होगी और हमें क्या मिलेगा, Na2HPO4 साथ में H2O, ये कंप्लीट कंज्यूम हो गया, ये कितना बच गया 2 मिलीमोल, और यहाँ पे कितना बन गया 5 मिलीमोल। तो अभी फिर से चेक करो कि NaOH बच रहा है, तो हाँ बिल्कुल बच रहा है, तो फिर से रिएक्शन होगी और अब तीसरे H+ जाएगा, Na2HPO4 साथ में NaOH, Na2HPO4 कितना बना है 5, ये कितना है 2, अब क्या बनेगा Na3PO4 और प्लस H2O। अब इसमें अगर रिएक्शन कराओगे तो ये अब लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये कितना बच जाएगा 3 मिलीमोल, और ये कितना फॉर्म हो जाएगा 2 मिलीमोल। अब रिएक्शन आपकी यहाँ रुकेगी, यानी 5 मिलीमोल अगर हमने ये लिया था, इसमें 12 मिलीमोल NaOH मिला दिया है, दैट मीन्स फाइनल सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, Na2HPO4 बचा रहेगा और साथ में Na3PO4 बचा रहेगा। इस फाइनल सोल्यूशन का आपको pH निकालना होगा, ओके। चलिए अब इसको टाइट्रेशन वाले पार्ट से समझते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम टाइट्रेशन वाले पार्ट में आते हैं कि कैसे कैसे हमारा क्या होगा। चलिए, जब हमने स्टार्ट किया था सिर्फ H3PO4 में लिया था, उस पॉइंट पर pH कैसे निकलेगा, तो ये मेथड हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक सिंपल वीक एसिड पॉलीप्रोटिक एसिड का pH कैसे निकलता है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब मान लो आपने NaOH मिलाया, ठीक, तो इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन के साथ में। आपने पहले एक NaOH मिलाया तो H3PO4 मान लो कुछ अमाउंट में रहा और आपने NaOH मिलाया और कन्वर्जन किस में हो गया, NaH2PO4 में और साथ में H+, यानी हमारे पास अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट रहा इस केस में, तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन में क्या बनेगा, H3PO4 साथ में क्या मिलेगा, NaH2PO4। यानी ये किस टाइप का सोल्यूशन दिख रहा है, बफर सोल्यूशन है, कि एक हमारे पास क्या है एसिड है और एक उसका कॉन्जुगेट बेस है या कह लो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बफर सोल्यूशन बन गया। यानी स्टार्टिंग में क्या चलेगा, पहले सिंपल एसिड
उसके बाद क्या चलेगा, बफर सॉल्यूशन टाइप से। अब मान लो वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पर H3PO4 कंप्लीट कंज्यूम होकर किस में कन्वर्ट हो जाए, H2PO4 माइनस में, तो उस पॉइंट पर हम pH कैसे निकालेंगे वो भी समझ लीजिएगा कि H3PO4 हमने लिया 5 मिलीमोल और साथ में हमने NaOH भी मिला दिया, मान लीजिए इसका भी अमाउंट 5 मिलीमोल था, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaH2PO4 में, और साथ में H प्लस ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया, तो ये कितना बन गया अपने पास 5 मिलीमोल। अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन का pH कैसे निकलेगा, तो देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये पहली बार कब हुआ था कि जब मिली इक्विवेलेंट ऑफ वीक एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस हुआ था। तो इस केस में हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस टाइप से इक्विवेलेंस पॉइंट डिफाइन करेंगे। रीज़न इसका ये है कि ये पॉलीप्रोटिक है, तो मतलब नंबर ऑफ H+ जितने दे सकता होगा उतने इक्विवेलेंस पॉइंट बनाएगा। अब इसका हमें pH निकालना है, तो ये pH NaH2PO4, ठीक है। तो ये सॉल्ट एनालिसिस से आप pH बिल्कुल नहीं निकालोगे, ये सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट नहीं है। इसके पास देखो ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह बिहेव कर सकता है, परफेक्टली ये सॉल्ट नहीं है। रीज़न क्या है, H2PO4 हमें पता है कि ये H+ एक्सेप्ट करके किस में जा सकता है, H3PO4 में जा सकता है, और ये H+ डोनेट करके किस में जा सकता है, HPO4 2- में। इसका मतलब ये हमारा एक एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है, एम्फीप्रोटिक एसिड है, ठीक है। अब इसका pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं H2CO3 का, या फिर कह लो HCO3- का। अब इसको समझिएगा कि इस एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का pH कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है, HCO3-, ठीक है। अब एक अलग से रिएक्शन लिख लो, H2CO3 डिसोशिएट हुआ किसमें, H+ और साथ में HCO3- में, और HCO3- किस में डिसोशिएट होगा, H+ और साथ में CO3 2- में, ठीक है। इसके लिए डिफाइन होगा Ka1 और इसके लिए डिफाइन होगा Ka2। Ka1 अगर मैं लिखूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ HCO3- डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3, और Ka2 की वैल्यू किसके बराबर आई, कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2- डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HCO3-। अब समझिएगा HCO3- हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशन में है, इसको अगर डिसोशिएट करें तो H+ मिलेगा, साथ में CO3 2- मिलेगा, ओके। अब मान लो ये हमारे पास 100 मिलीमोल था, ठीक है, सपोज कर लिया 100 मिलीमोल था हमारे पास। तो देखो ये कौन सा Ka हम यूज़ कर रहे हैं, Ka2। तो अगर याद हो हमें कुछ हमने ऐसा पढ़ा था कि Ka1 बड़ा होता है Ka2 से, और इनफैक्ट मच लार्जर होता है। मतलब अगर मैं 1 मोल H2CO3 यूज़ करता तो उससे हमें पहले से H+ और CO3 2- कितना मिलता, 0.1 के समथिंग मान लो, या 0.01 के समथिंग मान लो। दूसरा वाला डिसोसिएशन तो पहले वाले से भी कम होता। मतलब अगर मैंने मान लो यहाँ से 100 मिलीमोल यूज़ किया है, तो यहाँ से हमें H+ मिला 5 मिलीमोल, और तो इस केस में CO3 2- में कितना मिला, 5 मिलीमोल। यानी यहाँ पे हमें कितना बचा हुआ मिल गया, ये 95 मिलीमोल के आसपास, ठीक है। अभी समझिएगा है क्या, एक सोल्यूशन है जिसमें HCO3- दुनिया भर के हैं, दुनिया भर के मतलब 95 मिलीमोल है। इसमें कुछ H+ है और कुछ क्या है, CO3 2- है, ठीक है। अब होगा क्या कि HCO3 के 95 मिलीमोल में से कुछ मिलीमोल्स क्या होंगे, देखो ये बेसिकली है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पता, क्योंकि ये वीक बेस से डिराइव्ड कॉन्जुगेट बेस है, वीक एसिड से डिराइव्ड कॉन्जुगेट बेस है, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये 95 मिलीमोल के आसपास है, ये कितने हैं, 5 है। तो ये क्या करता है, HCO3- ऑलमोस्ट सारा का सारा H+ ये लोग ग्रैब कर लेते हैं। ग्रैब करने का मतलब अगर ये 5 मिलीमोल है तो ये सिर्फ बच जाता है 0.01 मिलीमोल ही बचेगा, बाकी सारा का सारा 4.99 मिलीमोल HCO3- दोबारा कैच कर लेगा। अब HCO3- बचे हुए 4.99 मिलीमोल अगर कैच कर लेता है तो ये हमारे पास कितना था, 95, और 4.99 मिलीमोल कैच कर लिया, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिलेगा फिर हमें, H2CO3 कितना,
4.99 या फिर अप्रॉक्सीमेट कह लो 5 मिलीमोल। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि यहाँ CO3 2- की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में और H2CO3 की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि CO3 2- की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3 होता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल से याद रखना, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा बैक करके एक्सप्लेनेशन दोबारा देख लेना, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब दोनों Ka1 और Ka2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो Ka1 मल्टीप्लाइड बाई Ka2 दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3 मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस CO3 2 माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस। तो HCO3 माइनस एक ही सॉल्यूशन के दोनों कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो गए। CO3 2- की कंसंट्रेशन H2CO3 के बराबर थी, तो हाँ यानी हमारे पास फाइनल क्या बचता है, Ka1 मल्टीप्लाइड बाई Ka2 दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू Ka1 मल्टीप्लाइड बाई Ka2 की पावर 1/2। pH निकालो, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 Ka1 मल्टीप्लाइड बाई Ka2 की पावर 1/2। 1/2 कॉमन ले लो, माइनस ऑफ लॉग बेस 10 Ka1 माइनस ऑफ लॉग बेस 10 Ka2, यानी pH इक्वल टू 1/2 pKa1 प्लस pKa2। दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ एम्फीप्रोटिक एसिड। ठीक, अब ये तो हो गया जब हमारे पास डाइप्रोटिक है। अब H3PO4 वाली कहानी पे हो, तो आपको करना क्या है वो इसके थ्रू समझ लेते हैं। HCO3 माइनस से एक आगे जाओ, CO3 2- एक पीछे जाओ H2CO3। तो यहाँ के लिए Ka1 और यहाँ के लिए Ka2, तो दोनों के pKa का जो एवरेज होगा वही हमारा pH आएगा। अब इसी को H2PO4- के लिए अप्लाई करो, एक आगे जाओगे तो HPO4 2-, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा Ka2, और एक पीछे जाओगे तो क्या बनेगा H3PO4, यहाँ क्या यूज़ होगा Ka1, यानी इसके लिए pH का फॉर्मूला क्या आएगा, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मान लो HPO4 2- की बात करें, तो इसके एक आगे जाओगे तो PO4 3- और इसके एक पीछे जाओगे तो H2PO4-। यहाँ पे क्या रहा होगा Ka2 और यहाँ पे क्या रहा होगा Ka3। तो HPO4 2- के लिए pH का फॉर्मूला क्या आएगा, pKa2 प्लस pKa3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। तो ये एम्फीप्रोटिक वाली कहानी पे आ गए, ठीक है। अब जो हमने पीछे छोड़ा था उस पे आते हैं, टाइट्रेशन वाले पार्ट पे। तो देखिए पहला इक्विवेलेंस पॉइंट जब अचीव हुआ तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिल गया, HPO4 2- सॉरी H2PO4- जब हमें पहला इक्विवेलेंस पॉइंट मिला था। अब इसके लिए pH का फॉर्मूला क्या रहेगा, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं रफली, फिर उसको ठीक से एनालाइज करेंगे। चलिए अब इसको एनालाइज करते हैं। तो पहला हमने ये पार्ट पढ़ लिया था, यानी ए पॉइंट पर pH के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज pKa1 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4- डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4। अब दूसरे हम बी पॉइंट पे पहुंचे थे, ये हमारा था फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। इस पे हमारे pH का फॉर्मूला क्या बनता था, तो pH इक्वल टू, यानी बी पॉइंट पर pH इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2। अब सी पॉइंट पे आते हैं। तो सी पॉइंट कब है, जब H2PO4- में हमने NaOH और मिला दिया लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट तक नहीं पहुंचाया, तो हमें क्या मिलेगा, HPO4 2-। अगेन देखो बफर सॉल्यूशन है, एक वीक एसिड और साथ में उसका एक कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग वाला। तो यानी यहाँ पे अब बफर के सॉल्यूशन है, तो pH का फॉर्मूला क्या लगेगा, तो देखो यहाँ अब लगेगा Ka2, यहाँ Ka1 मत लगा देना, तो pKa2 प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 2- डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4-। उसके बाद आते हैं डी पॉइंट पर। तो डी पॉइंट पर सारा का सारा H2PO4- किस में कन्वर्ट हो चुका होगा,
HPO4 2 माइनस में, तो देखो अभी भी ये एम्फीप्रोटिक है, तो इसका मतलब डी पॉइंट पर पीएच के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, pKa2 प्लस pKa3 डिवाइडेड बाई 2। अब आते हैं ई पॉइंट पर। ई पॉइंट पर HPO4 2 माइनस में और भी ज़्यादा आप अगर NaOH मिलाओगे, इसमें और भी ज़्यादा अगर आपने NaOH ऐड किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये PO4 3 माइनस में। यानी सोल्यूशन में हमारे क्या क्या है, HPO4 2 माइनस और साथ में PO4 3 माइनस। तो एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, तो क्या बना, बफर सॉल्यूशन, यानी पीएच का फॉर्मूला। तो यहाँ देखो क्या यूज़ होगा, Ka3 वाला टर्म यूज़ होगा, तो pKa3 प्लस लॉग बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट यानी PO4 3 माइनस डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ एसिड दैट इज HPO4 2 माइनस। तो ये था हमारा सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, जो डी वाले पॉइंट पे आप मेंशन कर सकते हो कि ये हमारा सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट है। और एफ वाले पार्ट में आते हैं, तो सब कुछ HPO4 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो चुका है, PO4 3 माइनस में। तो देखो अब इसका एम्फीप्रोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, अब ये शुद्ध सॉल्ट बन चुका है। तो यहाँ पीएच का फॉर्मूला क्या लगाओगे फिर, 7 प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पे कौन सा Ka लिखना है, फॉर्मूला क्या होता है, pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस लॉग C। तो pKa कौन सा यूज़ करना है, थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले में ये प्योर सॉल्ट बना है, 1 और 2 आपको नहीं यूज़ करना था। pH इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa3 प्लस लॉग बेस 10। कंसनट्रेशन ऑफ C का मतलब सॉल्ट की कंसनट्रेशन, यानी सॉल्ट में कौन है, PO4 3 माइनस की आपको यहाँ कंसनट्रेशन लिख ली है। तो ये कंप्लीट हमारा पॉलीप्रोटिक एसिड का टाइट्रेशन हो गया। ओके, अब इसमें एक और देखो, ये एफ वाला पॉइंट हो गया थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट का। अब ये फिर जी क्या है, तो जी वो है कि हमारे पास सॉल्यूशन में PO4 3 माइनस पड़ा हुआ है और साथ में हम NaOH और ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर किसका चलेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस वाले का, टाइट्रेशन वाले का ग्राफ है। तो ए वाला ये पूरा कर्व, सी वाला पूरा कर्व और ये ई वाला पूरा ग्राफ किसका है, बफर का है। और यहाँ पे पीएच कैसे निकला है, एम्फीप्रोटिक, यहाँ पे एम्फीप्रोटिक और यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस से। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अब एक कर्व और डिस्कस कर लेते हैं, एक बेसिक वाला कर्व जिसमें हम बेस लें और साथ में एसिड ऐड कर रहे हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास CO3 2 माइनस है, इसमें हम HCl ऐड कर रहे हैं ड्रॉप बाई ड्रॉप करके। तो देखो मैं इसका सीधा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ और ग्राफ ड्रॉ करते वक्त बोलता जाऊँगा। CO3 2 माइनस अकेला है, तो आप पीएच कैसे निकालोगे स्टार्टिंग पॉइंट का, तो अकेला CO3 2 माइनस रहेगा तो पीएच कैसे निकलेगा, सॉल्ट एनालिसिस से, जब शुरू में सिर्फ और सिर्फ CO3 2 माइनस रहे तब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड। तो सॉल्ट एनालिसिस से पीएच का फॉर्मूला क्या आएगा, 7 प्लस 1/2 pKa2 प्लस लॉग बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस। आई थिंक अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि pKa2 क्यों यूज़ किया है। अब जैसे ही आप CO3 2 माइनस में H प्लस ऐड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCO3 माइनस में। तो थोड़ा सा अगर ऐड किया तो सोल्यूशन में क्या बना, CO3 2 माइनस और साथ में HCO3 माइनस, यानी क्या बन गया हमारे पास, बफर सोल्यूशन बन गया, बफर सोल्यूशन। और Ka कौन सा, सेकेंड वाला। तो आपका ग्राफ क्या चलेगा, बफर टाइप का वेरी करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद एक शार्प एज मिलेगी। एज मिलने का रीज़न क्या है, क्योंकि आपका सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचोगे तो सारा का सारा CO3 माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, HCO3 माइनस में। इसका काम कैसा होता है, तो ये एम्फीप्रोटिक वाला केस हो गया। तो हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट कब मिला, जब हमारे पास एम्फीप्रोटिक मिल गया था, तो ये रहा। उसके बाद फिर दूसरा वेरी करना स्टार्ट होगा, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा, और भी ज़्यादा H प्लस ऐड करोगे तो फिर ऐसे चलेगा। ठीक, अब दोनों में मेंशन कर देता हूँ क्या हुआ है। ये हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है जिसका पीएच हमने कैसे निकाला, HCO3 माइनस के हिसाब से, यानी एम्फीप्रोटिक वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब HCO3 माइनस में फर्दर और H प्लस ऐड करो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2CO3 में। तो यानी हमारे पास कॉम्बिनेशन किसका किसका है, HCO3 माइनस साथ में H2CO3 है। तो यानी यहाँ पे क्या चलेगा, बफर सोल्यूशन चलेगा। ठीक है, और फिर जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा
तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे आने का मतलब HCO3 माइनस सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, H2CO3 में। तो ये बेसिकली कैसे निकलेगा, वीक एसिड वाले फॉर्मूले से हमारा फाइनल पीएच निकलेगा। और जब सारा का सारा H2CO3 में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। और इसका पीएच आप वीक पॉलीप्रोटिक एसिड वाले फॉर्मूले से यूज़ करोगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं टाइट्रेशन आपके पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम का निचोड़ है, क्योंकि सब कुछ जो भी पढ़ा है सब इसमें यूज़ हो जाता है। और फिर और HCl ऐड करोगे तो किसका ग्राफ किसके हिसाब से वेरिएशन वाला चलेगा, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। तो ये रहा स्ट्रॉन्ग एसिड वाला कर्व। तो यहाँ आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।